नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अभी में आपको हर वो खबर बताएंगे जहां होगी खबर, जैसे होगी, फुल अंदाज में, और हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां दबंगई और फिल्मी स्टाइल में रंगदारी मांगने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। गुरुग्राम के सेक्टर 108 में एक ठेकेदार ने आरोप लगाया कि उसे रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने के लिए बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। 50 से ज्यादा बदमाश लगभग 20 गाड़ियों पर सवार होकर ठेकेदार को धमकाने आए थे। अब साइट पर पहुंचकर के दबंगों ने खुलेआम हथियार लहराए और काम जारी रखने के लिए ठेकेदार से अपनी हिस्सेदारी भी मांगी। ठेकेदार का दावा यह है कि बदमाशों का विरोध करने पर उन्हें और उनके कर्मचारियों को दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि गली में एक के बाद एक कई ब्लैक कलर की गाड़ियां आ रही हैं। जैसे ही गाड़ियों का काफिला रुकता है, गाड़ियों से 50 से ज्यादा बदमाश हथियारों के साथ उतरते हुए नजर आते हैं। पीड़ित ठेकेदार का आरोप है कि गाड़ियों से उतरने के बाद उन्होंने रंगदारी की मांग की और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ठेकेदार मनीष दहिया ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। ठेकेदार ने पुलिस से अपने और परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी है। इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, एक लंबा चौड़ा काफिला दिख रहा है, जैसे लग रहा है कोई किसी मंत्री संतरी का काफिला होता है, लंबा चौड़ा सा, वैसा दिख रहा है। कौन लोग हैं ये, कुछ आइडेंटिफाई हो पाया? देखिए, कुछ लोगों के खिलाफ जो है ठेकेदार की तरफ से शिकायत दी गई है, जिसमें बाकायदा शिकायत में पुलिस को जो है ठेकेदार ने नाम भी बताया और जिसमें ये कहा गया है कि कई लोग जो हैं बड़ी संख्या में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कई गाड़ियां लेकर जो है उनके मौके पर पहुंचे, साइट पर पहुंचे और उसके बाद उनसे काम चालू रखने की एवज में जो है रंगदारी की मांग की, पैसे की जो है डिमांड की और उन्हें डराया धमकाया। जिसके बाद जो पीड़ित ठेकेदार है उसने इस पूरे मामले की शिकायत जो है हरियाणा पुलिस से की है। गुरुग्राम पुलिस जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में लगी है। हालांकि अभी तक जो है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो सूत्रों का कहना था कि अभी तमाम जो फैक्ट्स हैं पीड़ित के, उनको जो है वेरीफाई किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के पास मौजूद है और उसके बाद फैक्ट चेक करने के बाद ही जो है इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा मामला है कि दिल्ली एनसीआर में, जहां गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी में काम करने की एवज में जो है अगर रंगदारी मांगी जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी जो है सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही जो है, अभी कुछ चंद दिनों पहले ही गुरुग्राम में ही 4 लोगों का एनकाउंटर गुरुग्राम पुलिस ने किया था, जिसमें 4 बदमाश मारे गए थे और 5वां घायल हुआ था और वो भी रंगदारी के लिए ही किया गया था। तो ऐसे में गुरुग्राम में जो रंगदारी को लेकर, एक्सटॉर्शन को लेकर जो शिकायतें पुलिस को मिल रही हैं और ऐसे में एक और नई शिकायत जिसमें अभी तक पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसको लेकर कई सवाल जो है पुलिस पर खड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है हैरानी की बात है कि शिकायत हो गई है लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि गाड़ियों का एक लंबा काफिला दिख रहा है। पहले तो ये पता चलना चाहिए था कि ये लोग कौन है, ये अब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये भी थोड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल आप नजर बनाकर रखें, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पर आज सबसे बड़ी खबर सामने आई। लॉ एंड ऑर्डर के ट्रैक पर लगाते हुए अपराधियों को चैलेंज कर रही सम्राट सरकार की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पटना के चर्चित बंटी यादव मर्डर केस में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। बदमाश रविश उर्फ बिसिया को पैर में गोली मारकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की घेरेबंदी के बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ी पर गोलियां लगी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्पॉट से एक देसी कट्टा मिला है, कारतूस के खोखे और उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। बदमाश रवीश उर्फ बिसिया, उस पर लूट मर्डर के कई संगीन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 6 जुलाई को बंटी यादव की किडनैपिंग सामने आई थी। 11 जुलाई को बंटी यादव का शव मिला था। इस पूरे मामले में रवीश उर्फ बिसिया मुख्य आरोपी था और वारदात के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को खबर मिली थी कि जेपी गंगा पथ के इलाके में वो कहीं छिपा है, जिसके बाद एक पूरा ट्रैप लगाया गया और उस जाल में पटना का मोस्ट वांटेड अपराधी फंस गया। पुलिस को देखते ही उसने गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के वो पैर में उसके गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना में गंगा नदी के किनारे इसी इलाके में पुलिस के साथ रवीश की मुठभेड़ हुई। रवीश की तलाश पुलिस को थी बंटी हत्याकांड मामले में। ये नेपाल भाग गया था। पुलिस को जानकारी मिली कि नदी के रास्ते ये वापस पटना लौटा है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ जेपी गंगा पथ के इस इलाके में रवीश छिपा हुआ है। पुलिस यहाँ पर अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंची और यहीं पर रवीश उर्फ बिसिया के साथ आमना सामना हुआ पुलिस का। पुलिस को देखते ही रवीश ने गोली चला दी। गाड़ी के बोनट पर गोली लगी। उसमें एसएचओ भी बैठे हुए थे, हालांकि वो बाल बाल बच गए। फिर जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो रवीश के दाहिने पैर में लगी और ठीक यही वो जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर देखिए जो खून के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। ठीक इसी जगह पर रवीश को गोली लगी। उसे पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे हत्याकांड मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। कई अन्य लोग भी इसमें अभी शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और लेकिन रवीश जो है वो मुख्य अभियुक्त था। इसके खिलाफ हत्या, लूट और शराब तस्करी के कई मामले लंबित हैं और पुलिस का कहना है कि वर्चस्व की लड़ाई का ये नतीजा है। पटना के चर्चित बंटी यादव की किडनैपिंग और मर्डर केस में रवीश उर्फ बिसिया मोस्ट वांटेड था। पहले दिन से पुलिस उसकी तलाश में थी। वारदात के दिन से फरार रवीश उर्फ बिसिया पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती तो वो नेपाल भाग जाता। नेपाल भागने की पूरी तैयारी में था। उससे पहले से पुलिस ने उसे दबोच लिया और सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को क्राइम के खिलाफ खुलकर एक्शन का निर्देश दे रखा है। ऐसे में पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है। आरोपी को ट्रैक करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई। बंटी यादव मर्डर केस, अब तक इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बिहार में सम्राट सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। सम्राट चौधरी के कमान संभालने के बाद से ही लगातार अपराधियों को ये चेतावनी दी जा रही है कि वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस को खुली छूट दी गई है और यही कारण है कि सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद से अब तक 24 इनकाउंटर हो चुके हैं। कई हाफ इनकाउंटर हुए हैं तो कई जगह अपराधियों को गोली भी लगी है। आज जो इनकाउंटर हुआ है पटना में, बंटी यादव की हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रवीश को गोली लगी है पैर में और इसके ठीक पहले 15 जुलाई को खगड़िया में पुलिस ने अखिलेश कुमार के पैर में गोली मारी। फिर 13 जुलाई को वैशाली में डबल मर्डर केस में फरार चल रहे जगदीश राय को पुलिस ने पैर में गोली मारी। बांका में डबल मर्डर केस में 11 जुलाई को सचिन सिंह को पुलिस ने मारी। इसके पहले सीतामढ़ी में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में लगातार अपराधी पुलिस के निशाने पर हैं और लगातार मुठभेड़ के जरिए पुलिस अपराधियों को साफ तौर पर यह संदेश दे रही है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। उन्हें हर हाल में यहाँ बिहार छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। लगातार इस तरह की खबरें हर 1-2 दिन के अंतराल पर किसी न किसी जिले से आती है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि अपराधी के पैर में गोली लगी है और ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अपराधी लंगड़ाते हुए या फिर अस्पताल में इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए इसे ऑपरेशन लंगड़ा का नाम दिया जा रहा है। अब एक्शन में आ रहा है सम्राट चौधरी की कुर्सी संभालने के बाद ये पुलिस का 24वां एक्शन है जिसमें आरोपी का या तो एनकाउंटर किया जाता है या फिर हाफ एनकाउंटर में उसे घायल कर दिया जाता है। अब कल ही की बात है, बिहार के सीएम ने अपराध को लेकर के क्या कहा था ये भी आपको सुनाते हैं। घटना में जो अपहरण वाली घटना हुई थी उसमें जो मुख्य आरोपी था रवीश, उसी पे पुलिस को दबिश चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो पटना के पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी में है। जानकारी मिल रही थी कि नदी के रास्ते वो नाव से आया है, तो इसलिए विभिन्न घाटों पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में जब वो इस जगह पे आया तो पुलिस के सामने पहुंच गया और पुलिस द्वारा उसको रोका गया तो उसने फायरिंग कर दी। जो पुलिस की गाड़ी में गोली लगा, पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और फायरिंग में उसके पैर में गोली लगा और वो घायल हो गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत है, खतरे से बाहर है और जब वो इलाज कंप्लीट हो जाएगा उसका पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। आपस में इन लोगों के वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और जो शराब के मामले हैं उसमें भी ये जो रवीश है वो पहले भी जेल जा चुका है।
और इसमें इसी क्रम में इन दोनों के बीच में समस्याएं चल रही थी जो हिस्सा के निकले। इसके गिरोह में और कितने लोग? अभी इस पूरे घटनाक्रम में अभी 4 लोग और सम्मिलित हैं, जिस पे हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है। या तो उसको भागलपुर के जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जाए। यही आग्रह करूंगा साथियों। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी कोई हो, अपराध जब तक करेगा तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। अपराधी किसी वर्ग का हो, और अब तो सब तरह के अपराध को जांच हम लोग कर रहे हैं। सावन आने वाला है, लेकिन कांवड़ियों का उत्पात अभी से शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने बीच बाजार भारी उत्पात मचाया। एक गाड़ी पर कांवड़ियों का जत्था टूट पड़ा। गाड़ी के टच हो जाने भर से कांवड़िए भड़क गए और उन्होंने बीच सड़क पर ही गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया गया। अक्सर कांवड़िए इस तरह का तांडव मचाते हैं, जरा सी बात पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और अभी तो सावन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए। कांवड़ियों का उपद्रव किस तरह से बीच सड़क पर देखने को मिल रहा है, कैसे इस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। हाथ में डंडा लेकर इस गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, ये पूरा मामला क्या था? क्यों ये जो कांवड़िए हैं ये उत्पात मचा रहे हैं? वजह क्या थी? देखिए, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक बुधवार देर शाम लगभग 8:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। कांवड़ का जो महीना है वो अभी शुरू नहीं हो सका है। बावजूद इसके इस तरीके की घटनाओं का सामने आना निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दरअसल जो बीती शाम का ये पूरा मामला है, ये मुजफ्फरनगर इलाके का मामला है, जहां पर एक राहगीर अपनी कार से बताया जाता है कि जा रहा था और उसी दौरान कांवड़ियों के आगे आने से थोड़ा सा गाड़ी टच हो जाती है कांवड़ियों से, और उसके बाद जो कांवड़ियों का गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कांवड़ी अपने दूसरे साथियों को वहां पर बुला लेते हैं और उसके बाद गाड़ी चालक को न सिर्फ पीटा जाता है बल्कि उसके जो पूरी गाड़ी है उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया जाता है, लाठी से, डंडे से और जो कांवड़ियों के पास अपने हथियार होते हैं उससे। जिसके बाद इस पूरे मामले में पीड़ित की तरफ से शिकायत की गई है लोकल पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो भी लोग इसमें दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर चुनौती बना हुआ है ये पवित्र महीना, क्योंकि इसी समय जब कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं तो इस तरीके की घटनाओं का दिखना अब आमतौर पर काफी नॉर्मल सा बात हो गई है। और इसीलिए पुलिस और प्रशासन की संख्या वहां पर बढ़ाई जा रही है और ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है डीजीपी उत्तर प्रदेश की तरफ से कि किसी भी कांवड़ियों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बात का भी सबको ध्यान रखना होगा कि जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे उनको भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। और इसी को लेकर के यूपी पुलिस इस पूरे मामले में न सिर्फ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है बल्कि उनको चिन्हित भी किया जाएगा जिन्होंने इस तरीके की वैंडलाइज हरकत बीच सड़क पर की है और उनके खिलाफ कार्रवाई को भी सुनिश्चित किया जाएगा। दीपिका। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस जानकारी के लिए। और जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आजम की सियासत पर सवाल निशान लग चुका है और उनका सियासी साम्राज्य भी ध्वस्त हो रहा है। ताज़ा झटका आजम के ड्रीम जौहर खान यूनिवर्सिटी को लेकर लगा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग्स को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से सिर्फ 2 इमारतों का नक्शा पास करवाया गया, जबकि बाकी इमारतें बगैर मंजूरी के बनाई गई। रामपुर के डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण ने सुनवाई के बाद 38 इमारतों को गिराने का आदेश दे दिया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 15 दिनों का वक्त दिया गया है। सुनवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी ने प्रशासन ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने के समय वो इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसीलिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई। लेकिन प्रशासन ने कहा कि उस समय कानून के मुताबिक जिला पंचायत की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन जिला पंचायत से सिर्फ 2 इमारतों को बनाने की मंजूरी ली गई। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है
कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। और अब इस पूरे मामले में रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी को 8 जुलाई तक का नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा है। इसके बाद कल बैठक हुई और जिस दौरान रामपुर विकास प्राधिकरण के सामने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष भी रखा। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना यह था कि रामपुर की जिस गांव में ये जमीन है उस पर 27 सितंबर 2024 के पहले रामपुर विकास प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसीलिए प्राधिकरण से मंजूरी जरूरी नहीं थी। लेकिन जब प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी का तर्क खारिज कर दिया तो प्राधिकरण ने यह कहा कि उसके पहले जमीन रामपुर जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन रामपुर जिला पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक केवल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक का ही नक्शा पास करवाया गया था और बाकी इमारतों का नहीं करवाया गया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा कि 38 इमारतों का निर्माण उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 27(1) का उल्लंघन है और इसीलिए इनका डिमोलिशन किया जाएगा। के अंदर आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन के ऊपर 15 दिन के अंदर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। जितने भी अवैध निर्माण हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। असल में प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को एक नोटिस दिया है और इसमें साफ तौर पे यह कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 40 भवन बनाए गए हैं जिनमें से सिर्फ 2 की परमिशन ली गई है, जबकि 38 भवन जो हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और यह भी बताया गया है कि पहले जो जौहर यूनिवर्सिटी का ये पूरा इलाका है ये ग्राम पंचायत के अंडर में आता था, लेकिन 2024 के आसपास ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आया। लेकिन प्रशासन ने ये जांच करके पाया कि अथॉरिटी से परमिशन लेने से पहले जब यहां पर ग्राम पंचायत हुआ करती थी तो जौहर यूनिवर्सिटी को जितने भी अंदर भवन बनाए गए हैं उनके नक्शों की परमिशन ग्राम पंचायत से लेनी थी। सिर्फ 2 भवन की परमिशन ग्राम पंचायत से जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ली, जबकि 38 ऐसे भवन हैं जिनको बिना नक्शे पास कराए बनवा दिया गया। अब जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके अंडर में आ गई है। हाल में ही प्रशासन ने यहां पर एक ये बोर्ड लगाया है जिसपे साफ तौर पे ये लिखा है कि जो ये सड़क है जो कि जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, करीब 3.5 किलोमीटर की जो सड़क है मार्ग की लंबाई, ये आम रास्ता है, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बंद किया हुआ है और उसके बाद प्रशासन ने इस बोर्ड को यहां पर लगाया है। यही वो रोड है अंदर जाने वाली। आप देखेंगे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की, जो कि आजम खान की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कई मीटिंग्स हुई, कई नोटिस जो है वो दिए गए और नोटिस देने के बाद ये पाया गया, एक फिजिकल मीटिंग हुई जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लोगों से, यहां के वीसी से, और उस मीटिंग के बाद एक नोटिस दिया गया जिस नोटिस में साफ तौर पे यह कहा गया कि जौहर यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर टोटल 40 भवन बने हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जिनकी परमिशन जो है वो ग्राम पंचायत की तरफ से ली गई। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा प्रशासन ने एक और बड़ा एक्शन लिया। यूपी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली मुख्य सड़क को आम रास्ता घोषित कर दिया है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर इस बारे में एक बोर्ड लगा दिया गया है। इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2016-17 में अखिलेश यादव सरकार के दौरान करीब 17 करोड़ की लागत से किया गया था। अब एक दिल दिला देने वाली खबर आपको कर्नाटक से बताने जा रहे हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में जहां पर घर के अंदर एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। घर के अंदर खून से लथपथ शव मिला है। डॉक्टर के 8 साल के बेटे पर भी चाकू से अटैक किया गया। इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और हत्या का शक पत्नी पर है। पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त घर में सिर्फ पति, पत्नी और बेटा था। अपार्टमेंट काफी पॉश इलाके में है, इसीलिए किसी बाहरी व्यक्ति के आने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर शक की सुई पत्नी की तरफ गई। डॉक्टर के रिश्तेदारों ने बताया कि जब उनसे बार बार संपर्क करने की कोशिश की तो पत्नी किरण कभी कहती कि वो आराम कर रहे हैं, कभी कहती बाहर गए हैं। रिश्तेदारों ने जब अपार्टमेंट पर पहुंच करके डॉक्टर किरण का जब उनका शव जो है वो खून से लथपथ पाया और बेटा भी उनको जख्मी हालत में मिला तो फिर बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया।
रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टर की पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। अब पत्नी बेहोशी की नाटक कर रही है। पति की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। डॉक्टर किरण चिरायू अस्पताल में डॉक्टर हैं और पत्नी प्रियंका भी डॉक्टर हैं। वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। छोटा परिवार था, घर में सिर्फ पति, पत्नी और बेटे थे। जिस अपार्टमेंट में डॉक्टर किरण की हत्या हुई है वो सुरक्षित सोसाइटी है। वारदात के वक्त भी घर में यही 3 लोग मौजूद थे। डॉक्टर किरण की हत्या कर दी गई। बेटे के शरीर में चाकू के गहरे जख्म मिले हैं, लेकिन पत्नी प्रियंका बिल्कुल सुरक्षित है। पुलिस अब पत्नी से पूछताछ कर रही है, आखिर डॉक्टर का कत्ल किसने किया और क्यों किया। टी राघवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, कार्रवाई और जांच अब तक कहां पहुंची है, क्या पता चल पाया है, किसने मर्डर को अंजाम दिया है, क्या पत्नी से पूछताछ में कोई खुलासा हुआ? देखिए, मंगलवार रात में ये घटना हुई है जिसका पता बुधवार यानी कल देर शाम को पता चला है। और इसमें बहुत जो अभी तक की सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने खंगाली है, जैसा आपने बताया कि पूरा पाश इलाका है और अपार्टमेंट में कई सारे एंट्री एग्जिट पर सीसीटीवी फुटेजेस कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। उन फुटेजेस से ये साफ पता चलता है कि किसी भी तीसरे व्यक्ति की इस अपार्टमेंट के अंदर एंट्री नहीं हुई थी। तो वारदात के वक्त वहां पर डॉक्टर किरण, डॉक्टर प्रियंका और उनका 8 साल का बेटा जो है वो 3 लोग ही मौजूद थे। इसीलिए पुलिस ने डॉक्टर प्रियंका को हिरासत में ले लिया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्टेट ऑफ शॉक में है, वो कुछ भी कह नहीं रही हैं। और जो है ऐसा बताया जा रहा है, जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला है कि डॉक्टर प्रियंका ने कई सारी इंसुलिन की इंजेक्शंस ले ली हैं। वहां पर बेड पर जहां पर वो लेटी हुई थी वहां पर भी एनेस्थीसिया के कई सारे इंजेक्शंस के कैट्रिजेस जो है वहां पर मिले हैं। जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, जो डॉक्टर किरण के परिवार वाले हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर प्रियंका, उनकी पत्नी ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया है। उनका बेटा जो है वो ऑटिज्म का शिकार है और इस वजह से दोनों के बीच में पिछले काफी लंबे समय से लगातार झगड़े होते थे। जब ये घटना हुई उस वक्त भी जब लगातार डॉक्टर किरण के घर वाले प्रियंका को फोन कर रहे थे तो उसने अलग अलग बयान अलग अलग लोगों को दिए। किसी को कहा कि वो घर पे आराम कर रहे हैं, किसी को कहा कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी करने के गए हैं। और एक बहुत ताजुब आश्चर्यचकित करने वाली बात यह भी है कि जब पहली बार एंट्री उस अपार्टमेंट में हुई तो उस विजुअल्स में साफ नजर आ रहा है कि उनका बेटा जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उस वक्त वो बेड पर लेटे हुए आराम से मोबाइल स्क्रॉल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत हैरान करने वाली बात है कि पति की हत्या की और साथ ही जो उनका बच्चा था, एक मां ने अपने बच्चे पर भी अगर हमला किया है, अगर यही बात सही साबित होती जो परिवार वाले शक जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल जांच अभी चल रही है, ये पता नहीं चल पाया कि मर्डर किसने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।